वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का हमारे यहाँ टॉपिक है ड्रग यूज्ड इन थेरेपी ऑफ द शॉक। ओके, तो हम बात करने वाले हैं शॉक की। शॉक क्या होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट है, राइट। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो भी पर्सन है नए हैं, प्लीज लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जो भी वीडियोस आपको सही टाइम पे मिलते रहें। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं शॉक के लिए, ठीक है, कि शॉक होता क्या है। तो कई बार हमने सुना है हमारे डेली रूटीन लाइफ में कि यार इस पर्सन को ये शॉक लगा होगा, उस पर्सन को वो शॉक लगा होगा, इसने कुछ ऐसी बातें कह दी। ओके, तो व्हाट इज शॉक, ठीक है। तो शॉक से पहले मैं कुछ चीज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको शेयर करना चाहूंगा कि बॉडी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो फ्लूइड है उसको हम कहते हैं ब्लड, ठीक है। ब्लड ही वो चीज है, ब्लड ही वो फ्लूइड है जो कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। साथ में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी हम खाते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के बाद में वो न्यूट्रिएंट पर्टिकुलर हर सेल के पास में, हर टिश्यू के पास में ब्लड के थ्रू ही पहुंचता है। तो बॉडी को एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम भी यहाँ पे कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। तो ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक, डिफरेंट सेल्स तक के जो भी न्यूट्रिएंट है और ऑक्सीजन जो है उसको कैरी आउट करता है, ठीक है। अब सपोज करिए कि किसी वजह से यदि ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। अब ब्लड का फ्लो यदि कम हो गया तो डेफिनेटली ऑक्सीजन जो है ये प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में, प्रॉपर अमाउंट में उस टिश्यू तक, उस सेल तक नहीं पहुंचेगी। और यदि नहीं पहुंचेगा तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है। मतलब वो जो टिश्यू है या जो वो जो सेल है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही है, और यदि ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो डेफिनेटली वो मेटाबॉलिज्म का काम नहीं करेगी, एनर्जी गेन नहीं करेगी और आगे कोई भी फंक्शन वहां पे नहीं होगा, ठीक है। अल्टीमेटली सेल वहां पे डेथ हो जाएगी, राइट। सो हमने यहाँ पर ब्लड के बारे में तो सुन लिया, ब्लड के बारे में देख लिया कि ब्लड क्यों इंपॉर्टेंट है। बट ये जो यहाँ हाइपोक्सिया कंडीशन हो रही है या जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो रहा है या इनसफिशिएंट हो रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं शॉक की। ऐसी कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो कि ब्लड फ्लो को कम करती हो, राइट, या जिसकी रिजल्ट के फॉर्म में बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो है इनसफिशिएंट हो जाता हो, राइट। इसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड है यदि वो कम हो गया तो प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्सिया। तो इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ द मेडिकल इमरजेंसी, है ना। बिल्कुल एक्यूट होता है, ओके। और मेडिकल इमरजेंसी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, तुरंत ही हमको पेशेंट को ट्रीट करना होता है और उसको फिर से अपनी कंडीशन वापस लाने के लिए डिफरेंट थेरेपीज का यूज किया जाता है। तो इन थेरेपी को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के शॉक्स होते हैं, बिकॉज उसी शॉक के बेस पे हम थेरेपी को भी डिफाइन करने वाले हैं, राइट। तो गाइज होप सो कि आपको समझ में आ गया हो कि शॉक क्या है। शॉक ऐसे एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसके रिजल्ट में इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो होता है थ्रू आउट द बॉडी और जिसके रिजल्ट के थ्रू वो वहां पर हाइपोक्सिया कॉज करता है और टिश्यू की डेथ करता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द शॉक। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ द शॉक की। टाइप्स ऑफ द शॉक में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ सेप्टिक शॉक। सेप्टिक, इसका यदि इनिशियल वर्ड ले लें दैट इज कॉल्ड द सेप्सिस। अब सेप्सिस क्यों होता भाई? सेप्सिस होने के पीछे भी रीजन होगा। अब सपोज करिए कहीं पे वुंड हो गया, खुला वुंड है और वहां सेप्सिस हो रहा है। सेप्सिस हो रहा है मतलब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है, बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है। यही बैक्टीरिया जब काफी ज्यादा कॉलोनी को बना लेता है तो यहाँ पर मतलब ब्लड के अंदर ये कुछ टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। ये टॉक्सिन्स जो है ब्लड में जाकर या टिश्यू में जाकर या पर्टिकुलर सेल में जाकर कहीं ना कहीं जाकर ये अपना वहां पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वहां की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसको अफेक्ट करते हैं, राइट। मे बी इसकी वजह से यहाँ पे ब्लड फ्लो में दिक्कत आ सकती है। कॉजेज की यदि बात करें जैसे निमोनिया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस है, इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं जो कि सेप्टिक कॉज को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एनाफिलैक्टिक शॉक। अब एनाफिलैक्सिस से बना है एनाफिलैक्टिक शॉक, राइट। तो जहां भी हम बात करते हैं एलर्जिक रिएक्शंस की या जहां भी हम बात करते हैं सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी की, ओके, कि मतलब थोड़ा भी कुछ हुआ नहीं और पूरे बॉडी पर उसका रिएक्शन हमें देखने के लिए मिल गया, ठीक है, उसको हम कहते हैं एनाफिलैक्टिक शॉक। एनाफिलैक्टिक शॉक में यहाँ पर जैसे एग्जांपल हमने लिखा है एलर्जी टू द इंसेक्ट स्टिंग, है ना। यदि किसी इंसेक्ट ने काट दिया हो
या हमने ऐसे कोई मेडिसिन ली जिसकी वजह से एलर्जिक रिस्पॉन्स आ रहा हो, या ऐसे कोई फूड हमने ले लिया हो, ठीक है। कुछ लोगों को तो लाइक नहा कर आए कि नहीं आए, पूरी बॉडी पे पैचेस आ जाता है ड्यू टू ऑफ द यहाँ पर कोल्ड की वजह से हो सकता है। जो भी हो, उनको कोई ना कोई एलर्जिन या एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से पूरी बॉडी पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने के लिए मिलती है। दैट इज कॉल्ड द एनाफिलैक्टिक शॉक, ठीक है। जब ये हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा कंडीशन हो जाती है या वर्स्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एनाफिलैक्टिक शॉक, ठीक है। नाउ इट इज अ टाइम टू द मेडिकल इमरजेंसी, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एनाफिलैक्टिक शॉक। थर्ड की तरफ चलते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक। नाम से क्लियर है, कार्डियोजेनिक है, इसका मतलब है कि हार्ट में ही कुछ प्रॉब्लम है। हार्ट की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं, और हार्ट की सेल डैमेज क्यों हुई, क्योंकि इनसफिशिएंट ब्लड वहाँ पे सप्लाई हो रहा है, और इनसफिशिएंट ब्लड यदि सप्लाई होगा तो डेफिनेटली टिश्यू की डेथ हो जाएगी, राइट। कई बार हार्ट जो है अपना काम करना बंद कर देता है, बिकॉज हार्ट की जो एट्रिया है या जो वेंट्रिकल है उस तक की प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, और वहां से वो जो पर्टिकुलर मसल्स है या जो टिश्यू या सेल है वो डैमेज हो जाता है और अपना काम बंद कर देता है। तो हो सकता है कि यहाँ से पंपिंग, स्पेशली इन केस ऑफ द वेंट्रिकल, कि वो अपना पंपिंग यहाँ से बंद कर दे, बिकॉज यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो इसी को हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। फोर्थ हम बात करेंगे हाइपोवोलेमिक शॉक, राइट। हाइपोवोलेमिक, हाइपो मीन्स कम, वॉल्यूमिक मतलब होता है वॉल्यूम, और शॉक का मीनिंग आपको मैंने बताया। तो इट मीन्स ये ऐसा शॉक है जिसमें कि बॉडी फ्लूइड जो है बॉडी से ज़्यादा लॉस्ट हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक प्रोड्यूस हुआ है, राइट। तो सपोज करिए कि लाइक किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर कुछ ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई हो, जिसकी वजह से सीवियर ब्लड लॉस हुआ हो, सीवियर फ्लूइड लॉस हुआ हो, राइट। मतलब बॉडी के अंदर का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, इसलिए इसको कहा हमने हाइपोवॉलेमिक, ठीक है। और हाइपोवॉलेमिक कंडीशन होने की वजह से प्रॉपर ब्लड की सप्लाई हार्ट के थ्रू नहीं की जाएगी, ठीक है। पूरी बॉडी के अंदर जहाँ भी ब्लड चाहिए हमें सेल्स के पास में, वहां तक प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, मींस पेरिफेरल में डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूरोजेनिक शॉक की। तो न्यूरोजेनिक शॉक जो होता है, इट इज कॉज्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कोई भी वर्क यदि कर रहे हो और कहीं भी एक्सीडेंटल केस हो सकता है जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, दैट इज कॉल्ड द न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है। इसलिए ये ट्रॉमेटिक शॉक के अंदर में आता है। अब हम यहाँ थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसके कौन कौन से जो कॉमन कॉज होते हैं। सपोज करिए कि आपको एग्जाम में यदि आता है और आपको लिखने के लिए आता है कि कॉज ऑफ द शॉक क्या क्या होते हैं, तो एक समराइज वे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। पहला होता है कॉज हार्ट कंडीशन, जिसमें हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो सकता है। ट्रॉमेटिक कंडीशन, जिसमें कि इंटरनल ब्लीडिंग और एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो सकती है। डिहाइड्रेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कुछ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है जो कि एक्यूट और एनाफिलैक्टिक होती है। स्पाइनल इंजरी हो सकती है, बर्न हो सकता है, या फिर पैरालिसिस, वोमिटिंग एंड डायरिया हो सकता है, ठीक है। तो ये सब एक तरह से एक रीजन है जिसमें कि आपके बॉडी का जो फ्लूइड है वो कम हो रहा है, ठीक है। कोई भी रीजन होगा इनमें से, पर यहाँ पर या तो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, या बॉडी का फ्लूइड कम हो रहा होगा, या उनमें कुछ रुकावट पैदा हो रही होगी, ठीक है। सो गाइस, दिस इज द कॉज ऑफ द शॉक, ठीक है। आगे हम चलते हैं अब इसकी कुछ पैथोजेनिक या पैथोजेनिसिटी ऑफ द शॉक के ऊपर। पैथोजेनिसिटी ऑफ शॉक को एक अच्छी तरह से आप समझिएगा, बिकॉज में इसके फैक्टर्स भी हैं, मतलब कॉजेज भी हैं, साथ में इसको जो देने वाले ट्रीटमेंट है वो भी है। एक ही टेबल के अंदर, एक ही डायग्राम के अंदर यहाँ पर इसके रीजन भी पॉइंट आउट किए हुए हैं, और यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक की। हाइपोवोलेमिक शॉक मतलब वॉल्यूम का कम होना। किसका, कौन से वॉल्यूम का कम होना, ब्लड का वॉल्यूम कम होना। क्यों हुआ कम, तो हम बात करेंगे हीमोरेज की। हीमोरेज का मतलब होता है यहाँ पर ब्लड का फ्लो होना या ब्लड का बह जाना किसी भी वजह से, ठीक है। यदि अब ब्लड का जो अमाउंट है यदि कम है, तो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम वो भी कम होगा, राइट। जितना हार्ट में आएगा वही हार्ट के बाहर भी जाएगा। अब यहाँ से हार्ट में ही कम आ रहा है क्योंकि हीमोरेज हो चुका है। तो मायोकार्डियल डैमेज होने की वजह से कार्डिक आउटपुट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर जो वॉल्यूम है वापस नहीं आ रहा है, जब वापस नहीं आएगा तो पूरा जाएगा कैसे, इसलिए यहाँ कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कार्डिक आउटपुट के कम होने से आर्टेरियल प्रेशर भी कम हो जाएगा, ओके। उतना स्पीड से जो ब्लड है वो फ्लो नहीं हो रहा है, तो आर्टेरियल प्रेशर जो है वो कम हो गया।
इसकी वजह से किडनी की तरफ जाने वाली जो रीनल ब्लड वेसल्स है या रीनल कैपिलरी आर्टरी है, तो इस आर्टरी के अंदर भी ब्लड जो है वो कम जाएगा। ठीक है, जैसे इसके अंदर यदि ब्लड कम होता है तो बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक्टिवेट होता है और रेनिन को रिलीज करता है। ठीक है, रेनिन जो है आगे की तरफ सोडियम वाटर रिटेंशन से या वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। राइट, सो यदि यहाँ पे सीवियर रीनल ब्लड फ्लो यदि कम हो चुका है तो अल्टीमेटली ये रीनल फेलियर कॉज करेगा। ठीक है, और रीनल फेलियर का मतलब होता है डेथ होना। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी आप नहीं कर सकते। फिर हम बात करेंगे कार्डिक आउटपुट कम हुआ, आर्टेरियल प्रेशर कम हुआ, इसके बाद में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन किया गया। बट अगेन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ब्लड यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, इस वजह से टिश्यू के अंदर हाइपोक्सिया हो जाएगा। ठीक है, हाइपोक्सिया होने की वजह से भी यहाँ सेल डेथ हो सकती है। ओके, ब्लड के अंदर एसिडोसिस हो जाएगी, एसिडिक नेचर जो है ब्लड का बढ़ जाएगा, पीएच वैल्यू जो है उसका कम हो जाएगा, मतलब टुवर्ड द मोर एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, इसी बीच यदि टिश्यू हाइपोक्सिया होता है तो कुछ मीडिएटर्स हैं जो कि रिलीज होते हैं, जैसे कि आर्टेरियुलर कैपिलरी डायलेशन होना या फिर लीकीनेस का इंक्रीज होना। ओके, जो ब्लड वेसल्स हैं जब ये डायलेट हो जाएगी तो उसके अंदर से जो भी फ्लूइड है, जो ब्लड है, ये बाहर की तरफ आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो मीडिएटर्स हैं, है ना, मीडिएटर्स में ल्यूकोट्राइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है और भी यहाँ पे कई सारे मीडिएटर्स हैं, तो एलर्जिन की वजह से भी एक्टिवेट हो सकते हैं, रिलीज हो सकते हैं। बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन की वजह से भी ये रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, या फिर बर्न एंड ट्रॉमेटिक कंडीशन, तो इन सब की वजह से यहाँ रिलीज ऑफ मीडिएटर होगा और मीडिएटर जैसे ही रिलीज होगा ये कहीं ना कहीं स्वेलिंग कॉज करेगा। ठीक है, मीडिएटर जैसे ही रिलीज होगा ये आर्टरी के अंदर कैपिलरी के अंदर डायलेशन करेगा और लीकीनेस को बढ़ाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देने वाली जो ट्रीटमेंट है, जो ड्रग्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। अभी को टेबल के फॉर्म में है। सबसे पहले हम ऊपर से बात करेंगे तो यहाँ पर है डिक्रीज सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, है ना, यदि वॉल्यूम कम है तो उसकी जगह क्या दे सकते हो, फ्लूइड रिप्लेसमेंट दे सकते हो, बाहर से उसको सलाइन बॉटल लगा सकते हो जिसकी वजह से फ्लूइड रिप्लेसमेंट यहाँ पे प्रॉपरली हो जाएगा। सेकेंड है कार्डिक आउटपुट का कम होना, यदि कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है तो यहाँ एड्रेनालिन या डोपामिन जो ड्रग होती है ये कम होते हुए कार्डिक आउटपुट को मैनेज करती है। ठीक है, कम नहीं होने देती। तीसरा है आर्टेरियल प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन, ठीक है, अब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन वाला जो प्रॉब्लम है इसमें दोनों ही चीजें हैं। जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो इनिशियली ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, बट हमें पता है कि ब्लड का वॉल्यूम ही कम हो गया है। ठीक है, तो इनिशियली तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन थोड़ा सा बढ़ा दिया पर ब्लड का वॉल्यूम अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे केस में यहाँ पर हम एड्रेनलिन भी देंगे। एड्रेनलिन वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी कॉज करेगा यहाँ पे, या डायलेशन भी कॉज कर सकता है अलॉन्ग विद द प्रोस्टासाइक्लिन। ठीक है, इनकी वजह से टिश्यू में हाइपोक्सिया कॉज होगा और जैसे टिश्यू में हाइपोक्सिया कॉज होगा डेथ होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, साथ में ब्लड का जो पीएच वैल्यू है, मतलब यहाँ ये एसिडोसिस प्रोड्यूस हो सकती है, ब्लड का पीएच टुवर्ड द मोर एसिडिक यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, लास्ट में कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एड्रेनालिन है। ठीक है, ये मीडिएटर के रिलीज को कम करते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया या फिर ल्यूकोट्राइन हो गया, इस तरह के मीडिएटर्स को यहाँ पे कम करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड और हेल्प करेंगे ताकि जो एक प्रॉपर होमियोस्टेट है बॉडी के अंदर मेंटेन रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट में पहले हम बात करेंगे सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक जैसे कि आपको यहाँ पे पता है कि ये कहीं ना कहीं पे सेप्सिस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसलिए जहाँ भी ऐसा होता है तो वहाँ हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट एंड एंटीबायोटिक डिपेंड्स ऑन द सोर्स एंड अंडरलाइंग इन्फेक्शन, किस तरह का इन्फेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सी एंटीबायोटिक आपको देनी है, किस तरह का ट्रीटमेंट आपको देना है। राइट, दीज पेशेंट आर ऑफन डिहाइड्रेटेड and require large amount of fluid to increase the BP। कभी कभी एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हुए भी पेशेंट जो होता है वो डिहाइड्रेटेड हो सकता है, और यदि डिहाइड्रेटेड होता है तो यहाँ पर हमें बॉडी के अंदर फ्लूइड को रिटेन करने के लिए फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी को देना होता है और जिसकी वजह से बीपी जो है नॉर्मलाइज हो सके। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसके बाद आता है एनाफिलैक्टिक शॉक। एनाफिलैक्टिक शॉक जो है
जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि ये एक तरह का एलर्जिक रिएक्शंस है जो कि एक्यूट होता है और हाइपर सेंसिटिविटी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नाउ इट इज ट्रीटेड विथ डाइफेनहाइड्रामिन, एपिनेफ्रिन, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड में मिथाइल प्रेडनिसोलोन और एस2 ब्लॉकर, एस2 ब्लॉकर में फेमोटिडिन एंड सिमोटिडिन यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो एनाफिलैक्टिक शॉक जो होता है इसके अंदर हमको एंटी एलर्जिक ड्रग्स देनी है जिसकी वजह से एनाफिलैक्सिस कम होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्डियोजेनिक शॉक की। कार्डियोजेनिक, कार्डियो जहाँ भी वर्ड है इसका मीनिंग होता है हार्ट। ठीक है, तो ये भी हार्ट से रिलेटेड शॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। इट इज ट्रीटेड बाय आइडेंटिफाइंग ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि हमें यदि कॉज पता होगा तो हम ज़्यादा बेटर उसको ट्रीट कर पाएंगे। ओके, पेशेंट विथ हार्ट अटैक नीड सर्जिकल प्रोसीजर। ऐसे पेशेंट जिसका कि हार्ट अटैक हो चुका है तो डिफरेंट बहुत सेफ सर्जिकल प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई की जाती है टू अनब्लॉक द आर्टरी। पेशेंट जिसको एक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ठीक है, उसको हम मेडिसिन देते हैं और मेडिसिन के थ्रू ही फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं, राइट। और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से हार्ट की जो मसल्स है अगेन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सिस्टोल एंड डायस्टोल प्रॉपर अमाउंट में करती है जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो मैनेज होता है, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे हाइपोवोलेमिक शॉक की। हाइपोवॉल्यूमिक, वॉल्यूम ही कम हो गया है। अब यदि वॉल्यूम कम हो गया है तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं से इसमें फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कई बार एक ट्रांसफ्यूजन भी होता है, कई बार मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन भी करने पड़ते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे हाइपोवॉल्यूमिक जो है नॉर्मल वॉल्यूमिक में कन्वर्ट होगा, राइट। कुछ मेडिकेशन हम यहाँ देते हैं जैसे कि एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, डोपामिन है और डोब्यूटामिन है। ठीक है, तो ये कुछ मेडिकेशन है जो कि हाइपोवॉल्यूमिक स्टेट में दिए जाते हैं। लास्ट हम बात करेंगे न्यूरोजेनिक शॉक की। न्यूरोजेनिक शॉक जो होता है ये मोस्ट डिफिकल्ट ट्रीट है, ओके, बिकॉज सीधा चोट कहाँ पे होती है, स्पाइन में होती है या स्पाइनल कॉर्ड में होती है। ठीक है, जो कि एक तरह से इरिवर्सिबल होता है। कुछ ट्रीटमेंट है यदि किसी को न्यूरोजेनिक शॉक होता है जैसे कि इमोबिलाइजेशन, ज़्यादा आपको घूमना फिरना नहीं है, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन, है ना, जो इन्फ्लेमेशन कम कर सकती है वो मेडिसिन को लेना पड़ेगा और कुछ सर्जरी भी हो सकती है। ठीक है, सो गाइज ये था एक चैप्टर जिसको हमने कवर किया शॉक और उसके सिग्निफिकेंस में। ठीक है, सो गाइज होप सो आपको समझ आया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।